इंसान को जब भगवान खूबसूरती देता है तो साथ में उसे नजाकत दे ही देता है। मेरी बेटी भी बहुत ही नाजुक सी थी। उसका मिजाज सबसे अलग था। लेकिन सौम्या मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास हस्ती थी। जान बसती थी उसमें मेरी, क्योंकि भगवान ने मुझे मेरी शादी के पूरे 7 साल बाद सौम्या की खुशी दी थी। मैं सौम्या की कोई भी बात टालती नहीं थी। मेरे ससुराल वाले थोड़े सख्त मिजाज के लोग थे, लेकिन सौम्या के पापा बहुत ही नरम दिल इंसान थे। 7 साल तक हमारे कोई औलाद नहीं हुई थी, लेकिन सौम्या के पापा ने मुझे कभी भी औलाद ना होने का ताना नहीं दिया था, बल्कि हमेशा मेरी हिम्मत को बढ़ाया था कि भगवान पर भरोसा रखो, वो ज़रूर हमें औलाद की खुशी देगा। और जब सौम्या पैदा हुई थी तो सौम्या के पापा की खुशी देखने लायक थी। मेरे ससुराल वाले वैसे तो बहुत ही सख्त टाइप के लोग थे, लेकिन सौम्या की पैदाइश पर वो भी बहुत खुश हुए थे। आखिर को उन्हें भी 7 साल के बाद अपने घर में बच्चे की खुशी दिखाई दी थी। सौम्या इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत थी कि ख़ानदान का हर आदमी उसे अपनी गोद में लेने के लिए मचलता था। जैसे जैसे सौम्या बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती चली गई थी। कभी कभी तो मुझे सौम्या की खूबसूरती से डर लगने लगता था। पता नहीं कहाँ से उसने ये रूप चुराया था। सौम्या के पापा भी सांवली रंगत के थे और मैं भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सौम्या ने तो खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। खूबसूरती के साथ साथ उसके चेहरे पर बला की मासूमियत भी थी। हर कोई उसे पसंद करता था। इसके अलावा सौम्या पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। कभी कभी तो मुझे सौम्या पर बड़ा ही गर्व महसूस होता था। वो अपने स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। टीचर्स भी उसकी बेहद तारीफ करते थे, उसे बहुत पसंद करते थे। हमारा संबंध अपर मिडिल क्लास घराने से था। सौम्या हमारी इकलौती औलाद थी, इसलिए हम उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। घर में वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अच्छा गुजर चल रहा था, लेकिन फिर भी सौम्या के अच्छे फ्यूचर के लिए अपने पति के साथ साथ मैं भी जॉब करना शुरू कर चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब सौम्या ने मुझे एक ऐसी बात कह दी कि मैं तो अंदर से कांप कर रह गई थी। सौम्या अब 18 साल की हो गई थी और अब उसके अंदर मैंने कुछ बदलाव महसूस करना शुरू कर दिए थे। वो अकेले ही अकेले मुस्कुराती रहती थी, खुद पर ही कुछ ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। मैंने उसकी इन हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने सोचा कि शायद सौम्या अब जवान हो गई है तो ऐसे बदलाव आना नेचुरल है, लेकिन मैं तो दंग रह गई थी कि सौम्या ऐसी बात भी कह सकती थी। मैं तो सौम्या को बहुत ही समझदार बच्ची समझती थी, लेकिन उसने जिस तरह की बात की थी वो मुझे और उसके पापा दोनों को ही हिलाकर रख गई थी। सब कुछ रूटीन के अनुसार ही चल रहा था। उस दिन सुबह सौम्या कॉलेज गई थी और मैं उसके पापा ऑफिस के लिए निकल जाते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ तहस नहस हो गया था। सुबह जब सौम्या कॉलेज जा रही थी उस समय उसका मूड बहुत अच्छा था। वो मुझे और अपने पापा से बहुत ही अच्छे मूड में बात कर रही थी। सौम्या के पापा उसको हमेशा ही समझाते रहते थे कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। अगर तुम किसी का दिल दुखाओगी तो भगवान भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा, और किसी का दिल दुखाने की सज़ा बहुत बड़ी होती है, और भगवान भी तुम्हारे इस पाप को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। कुछ देर बाद ही सौम्या नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गई थी। थोड़ी देर बाद मैं और सौम्या के पापा भी अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। मेरा हाफ डे होता था, जबकि सौम्या के पापा को रात हो जाती थी। हर रोज़ की तरह उस दिन भी मैं घर जल्दी आ गई थी, लेकिन घर आने के बाद मुझे एक बड़ा झटका लगा था जब नौकर ने बताया कि सौम्या मैडम कॉलेज से आते ही अपने रूम में चली गई हैं। ना उन्होंने आने के बाद खाना खाया है और ना ही नीचे वो टीवी लॉन्च में आकर बैठी हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सौम्या की तबीयत कितनी ही ख़राब क्यों ना होती, वो कुछ समय के लिए टीवी लॉन्च में ज़रूर बैठती थी। कभी कभी अपनी पढ़ाई करती रहती थी तो कभी टीवी पर कोई मूवी वगैरह देख लेती थी। खाना तो उसकी कमज़ोरी थी। कॉलेज से आते ही सबसे पहले भूख भूख चिल्लाती थी और जब तक उसको खाना न मिल जाता चैन से नहीं बैठती थी। कभी कभी तो उसकी और मेरी चाहे कितनी भी नाराज़गी होती तब भी वो खाना ज़रूर खाती थी, क्योंकि अगर वो टाइम से खाना नहीं खाती थी तो उसको वीकनेस फील होने लगती थी। लेकिन आज उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था और अभी तक वो भूखी थी। ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी और परेशानी वाली भी थी। मैंने सारी चीज़ों को वहीं टीवी लॉन्च में छोड़ा और ऊपर सौम्या के कमरे में चली आई। उसके कमरे का दरवाज़ा अभी अंदर से बंद था। मैं कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। मैं अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी।
ना जाने सौम्या को आज ऐसा क्या हो गया था जो वो ऐसा व्यवहार कर रही थी। मैंने जब दरवाज़ा थोड़ा ज़ोर से पीटा तो अंदर से एक झुंझलाई हुई सी आवाज़ आई थी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्यों बार बार परेशान करती हो। शायद सौम्या समझी थी कि दोबारा नौकरानी उसे खाने के लिए बोलने आई है, लेकिन जब उसने मेरी आवाज़ सुनी तो जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था और अगले ही पल वो मेरे सीने से लग गई थी। मैं तो हैरान परेशान सी अपनी जगह जम सी गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सौम्या को हुआ क्या है जो वो ऐसा व्यवहार कर रही थी। मैंने उसे खुद से अलग किया या कुछ और पूछती तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सौम्या घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मेरी बेटी समझदारी के साथ साथ बहुत बहादुर भी थी। वो किसी भी बात को दिल पर लगाकर नहीं बैठती थी। मैंने धीरे से सौम्या को खुद से अलग किया। उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैं उससे पूछने लगी, सौम्या बेटा ऐसा क्या हुआ है जो तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, और ये तुम्हारे रोने की क्या वजह है? तुम आखिर इतना रो क्यों रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। कॉलेज में कोई बात हो गई है क्या? टीचर ने डांट दिया है क्या? मैं अपनी तरफ से सवाल पर सवाल कर रही थी क्योंकि सौम्या की आंखों में आंसू देखकर मैं अंदर तक हिल गई थी। मैंने कहा, अगर कॉलेज में कोई बात हुई है तो मैं खुद तुम्हारे कॉलेज में जाकर उस मामले को निपटाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस तरह रोने से समस्याएं हल नहीं होती। उसने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगी, मामा पापा को आने दें, मैं आप दोनों को एक साथ सारी बात बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जल्दी ही आप दोनों के लिए ये बात मालूम हो जाए। मैंने सौम्या के गाल पर हाथ रखा और उसको पुचकारते हुए कहने लगी, देखो सौम्या, तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारे पापा ना भी माने तब भी मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगी, लेकिन मेरी जान इस तरीके से खुद को तकलीफ़ मत दो। चलो आओ मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन वो नामे सिर हिलाकर अंदर चली गई, जबकि मैं अपनी जगह खड़ी रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था सौम्या इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी। आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं बस यही सोचते सोचते नीचे लॉन्ज में आ गई थी। नौकरानी ने भी मुझसे सौम्या के बारे में पूछा, लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर सौम्या के रोने की वजह क्या थी, लेकिन जो कुछ भी था, सौम्या के रोने से मैं मुश्किल में पड़ चुकी थी। मैंने कुछ सोचकर फ़ौरन ही सौम्या के पापा को कॉल कर दिया और उन्हें घर जल्दी आने का बोल कर किचन में चली आई ताकि जल्द से जल्द खाना तैयार कर सकूं। नौकरानी ने मेरी काफ़ी मदद कर दी थी, इसलिए काम भी आसान हो गया था। आज मेरी सोचों में सिर्फ और सिर्फ सौम्या ही थी। सौम्या के पापा भी अब जल्दी आ गए थे क्योंकि उन्हें भी सौम्या की चिंता थी और उनकी चिंता मेरे दिल को शांति देने लगी थी। पहले जब सौम्या का जन्म हुआ था मुझे लगता था आदमी सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहता है और लड़की की पैदाइश का सुनकर शायद मेरे पति उदास हो जाएंगे, लेकिन मेरे पति ने इस बात को गलत साबित कर दिया था। वे अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। मैंने विवेक को सारी परिस्थितियों के बारे में बता दिया और हम सौम्या के कमरे में चले गए। सौम्या भी टेंशन की हालत में थी। जैसे कि हम दोनों की मौजूदगी का उसे एहसास हुआ था, उसने सिर उठाकर हमें देखा। उसकी रोती हुई आंखें इस बात का सबूत थीं कि वो दोपहर से अब तक रो रही थी। मैं अपने पति के साथ ही उसके पास बैठ गई। सौम्या एक बार फिर मेरे सीने से लिपट गई थी। मैं हैरान थी कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है, किसके कारण वो इतना रो रही है। उसके पापा ने भी उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से पूछने लगे, बेटा बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण तुम इतना रो रही हो। और जो बात सौम्या ने हम दोनों से कही थी वो हमारे होश उड़ा गई थी। मैं और विवेक बस उसे देख कर ही चुपचाप खड़े हो गए थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसा रिएक्ट दिखाएं। हमें अपनी बेटी से ऐसी बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी, लेकिन जो वो बात कर रही थी वो तो कोई 25 साल की लड़की लग रही थी। विवेक तुरंत ही सौम्या को नकारते हुए कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हारी ज़िंदगी जानकर कभी भी ख़राब नहीं कर सकते। देखो तुम हमारी इकलौती बेटी हो और तुमने ऐसा फैसला ले भी कैसे लिया। अरे हमने तो तुम्हारे लिए न जाने कितने सपने सजा रखे हैं और तुम एक अपाहिज लड़के से शादी करना चाहती हो। सौम्या ने यही तो बात हमारे सामने रखी थी कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन वो लड़का अपाहिज है। और ये सुनते ही मैं और सौम्या के पापा दंग रह गए थे। भला वो एक अपाहिज लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी? तुम जानती हो अपाहिज के साथ तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। न तुम दुनिया को फेस कर पाओगी और ना ही उसके साथ शांति के साथ रह सकोगी। सौम्या के पापा ने उसे समझाते हुए कहा था, अरे जिस इंसान को खुद
सहारे की ज़रूरत है, वो तुम्हें क्या सहारा देगा? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? विवेक एकदम से गुस्से में आ गए थे, जबकि मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर खामोश करवाना चाहा था, लेकिन उस समय वो किसी की भी सुनना नहीं चाहते थे। विवेक मुझे भी आंखें दिखाते हुए कहने लगे, बस कर दो सौम्या की माँ, अगर आज हम इसे नहीं टोकेंगे तो बाद में इसके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। जबकि सौम्या इस बार गुस्से की हालत में थी। कहने लगी, ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मैं आप दोनों को ये बात बताना चाहती हूँ और ये मेरा फ़र्ज था बस। लेकिन आप दोनों मेरे मामले में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं बालिग लड़की हूँ और मैं अपने जीवन के फैसले खुद कर सकती हूँ। मेरा यही फैसला है कि मैं शादी सिर्फ और सिर्फ उसी अपाहिज लड़के से करूँगी और बहुत जल्द ही मैं आप दोनों को उससे मिलवा भी दूँगी। जबकि मेरी बेटी की इस बागी अंदाज से मैं तो कभी जानकार ही नहीं हुई थी। वो तो बहुत ही मासूम सी थी, लेकिन आज उसका अंदाज इस बात की गवाही था कि मेरी बेटी हमारे हाथों से निकल गई है। सौम्या ने हमें बताया कि वो एक अपाहिज लड़के से शादी करना चाहती है। उसके कॉलेज में ही वो लड़का पढ़ता है, उसका नाम बिहान है और वो उससे प्यार करती है और बहुत जल्दी ही शादी भी करना चाहती है। विवेक बेहद गुस्से के मूड में कमरे से चले गए थे और मैं सौम्या को समझाने लगी, देखो बेटा, ये पूरी ज़िंदगी का मामला है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लोगी और एक अपाहिज लड़के से शादी कर लोगी तो बाद की ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? ये सब कुछ वक्त पर होता है। एक दिन देखना, तुम्हारे सामने भी ऐसा वक्त आएगा कि तुम खुद रोगी कि मैंने ये क्या फ़ैसला कर लिया, और तुम हमें भी बोलोगी कि तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया। तुम समझने की कोशिश तो करो। लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि वो उससे ही शादी करेगी। मुझे तो ये मामला अब कुछ और ही लगने लगा था। मैं काफ़ी देर तक सौम्या को नरमी से समझाती रही, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो रोते हुए बाथरूम में बंद हो गई थी। मुश्किल से ही मैं खुद को संभाल कर नीचे आई थी। विवेक भी लॉन्ज में गुस्से के मूड में बैठे थे। मुझे देखते ही भड़क उठे कि ये है तुम्हारी परवरिश, ये सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। वो हमारी इकलौती बेटी थी और इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानी करेगी। उसने सोच भी कैसे लिया कि एक लंगड़े लड़के से मैं उसकी शादी कर दूंगा। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद सौम्या कॉलेज भी नहीं जाएगी। अगर उसने घर से बाहर कदम भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विवेक को इतने गुस्से में मैंने पहली बार देखा था। विवेक के गुस्से को देखते हुए मैंने खामोश रहने में ही भलाई समझी थी, वरना पता नहीं गुस्से में वो क्या क्या फैसला ले लेते। मेरे पति और मेरे ससुराली लोग बहुत ही गुस्सीली तबीयत के मालिक थे। वे इन सब चीज़ों को बहुत ही बुरा समझते थे। मेरे पति बहुत ही सपोर्टिव वाले इंसान थे, लेकिन उनका एक बात से हमेशा ही खिलाफ रहते थे कि लड़की अपनी पसंद की शादी करे। लेकिन जिस तरीके का रवैया मेरी बेटी ने अपनाया था, मुझे कुछ गलत लग रहा था। मैंने विवेक को बहुत मुश्किल से काबू किया और कमरे में ले गई। वो रात मेरे लिए बहुत ही तकलीफ भरी थी। मुझे एक पल को भी सुकून नहीं आया था। सौम्या का रवैया मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। जिस तरीके से वो बोल रही थी, वो इस बात की गवाही था कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं एक बार फिर सौम्या को समझाऊंगी। अगली सुबह होते ही मैंने एक बार फिर सौम्या से बात करनी चाहिए, लेकिन उसने मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। विवेक तो गुस्से के मारे बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए थे। मैंने सौम्या को बोला कि तुम्हारे पापा ने कॉलेज जाने से मना किया है, लेकिन सौम्या ने कहा कि मैं कॉलेज ज़रूर जाऊंगी। मेरे पेपर्स आने वाले हैं और मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ नहीं सकती। यानी कि अब उसे उसके पापा के फैसले की भी कोई परवाह नहीं थी। वो बिना नाश्ता किए ही कॉलेज चली गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कल दोपहर से भूखी थी। मैंने तुरंत फ़ोन करके विवेक को बता दिया था कि सौम्या कॉलेज चली गई है, और वो भी बिना नाश्ता किए। ये बात विवेक को भी परेशानी में डाल गई थी। उसका भूखे पेट कॉलेज जाना हम दोनों को बहुत ही मुश्किल में डाल रहा था। कुछ देर बाद ही विवेक घर आ गए थे। ऑफिस में उनका मन नहीं लगा था। वो हमारी इकलौती बेटी थी जो बहुत ही मिन्नत और मुरादों से पैदा हुई थी। उसके लिए हम दोनों पति पत्नी जान देने तक को राजी थे, लेकिन जो वो कर रही थी वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी खराबी थी। मैंने विवेक को देखा और उन्हें एक तरीका बताया कि हम दोनों कॉलेज चलकर प्रिंसिपल से बात करेंगे कि उस बिहान नामक लड़के की शिकायत करेंगे कि वो कॉलेज पढ़ने के लिए आता है या लड़कियों को बरगलाने के लिए। विवेक को मेरी ये बात अच्छी लगी थी। हम दोनों ही पति पत्नी ऑफिस जाने के बजाय सौम्या के कॉलेज चले गए थे। वहाँ जाते ही प्रिंसिपल से मैंने सौम्या के बारे में बात की। वो लोग भी हैरान हो गए थे कि इतनी अच्छी स्टूडेंट ऐसा काम कैसे कर सकती है, जबकि बिहान को भी फ़ौरन पहचान लिया गया था। प्रिंसिपल ने जो बात मुझे बताई वो मुझे थोड़ा तसल्ली दे गई थी कि बिहान बहुत ही अच्छे घराने से संबंध रखता है।
भले वो लड़का अपाहिज है लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। पूरी क्लास में सौम्या के बाद वही अच्छा पढ़ता है। लेकिन विवेक इन बातों के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। उन्होंने फिर भी प्रिंसिपल को कहा कि कॉलेज के अंदर आपका ये नियम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप बिहान के माता पिता को सूचित करें कि उनका बेटा ये क्या काम कर रहा है और उसे मेरी बेटी से भी दूर रहने की बात करें। प्रिंसिपल को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन वो स्टूडेंट के माता पिता के सामने उल्टी सीधी बात भी नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से सिर झुका दिया। मैंने विवेक को घर वापस ले आई थी। हम दोनों पति पत्नी आज ऑफिस से छुट्टी कर चुके थे क्योंकि हमें सौम्या की बहुत चिंता थी। विवेक ने तो सौम्या के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा था। उनके दोस्त का बेटा था, पढ़ा लिखा था, अच्छी जॉब से लगा हुआ लड़का था और विवेक के दोस्त भी इस रिश्ते से राजी थे। बल्कि उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि सौम्या उनके बड़े बेटे की पत्नी बनकर उनके घर जाए। लेकिन सौम्या जो बातें कर रही थी वो इस बात की गवाही थे कि सौम्या मर जाएगी लेकिन किसी और से शादी नहीं करेगी। सौम्या जब कॉलेज से आई तो उसके आते ही उसने शोर मचा दिया था कि मेरे कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत थी और प्रिंसिपल को वो फालतू बातें क्यों बोली आपने। आज मेरा कॉलेज में कितना मजाक बना मालूम है आपको। सौम्या की आवाज़ बहुत ऊंची हो रही थी जबकि मैं हक्का बक्का सी सिर्फ सौम्या की शक्ल देख रही थी। आज तक मेरी बेटी कभी भी मेरे सामने मुकाबले में नहीं आई थी। ये सब कुछ पहली बार हो रहा था और मैं इतने गुस्से में आ गई कि मैंने अचानक ही सौम्या के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं अपना आपा खो चुकी थी। जबकि सौम्या ने जो बात आखिर में मुझसे कही थी वो मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ले गई थी। उसने कहा था कि अगर आप लोगों ने मेरी शादी मेरे पेपर होने के बाद नहीं करवाई तो याद रखना मैं आप दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाऊंगी। यानी वो सीधा सीधा खुदकुशी की धमकी दे रही थी। मैं तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रात को जब विवेक घर आए तो मैंने सारी कहानी उन्हें बता दी। जबकि सुनने के बाद वो कहने लगे कि सौम्या से कहो, उस लड़के से कहे कि वो रिश्ता लेकर हमारे घर आ जाए क्योंकि हम और इतनी ज़्यादा बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकते और सौम्या हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। भगवान ना करे अगर उसने कुछ गलत कदम उठा लिया तो हम दोनों पति पत्नी इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी का शिकार रहेंगे। मैंने जब सौम्या को ये बात बताई और उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए तो वो बहुत खुश हुई थी और मेरे सीने से लगकर मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। अगले दिन ही बिहान के माँ बाप हमारे घर आ गए थे। मैं और मेरे पति उन दोनों पति पत्नी से मिलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे घुटने टेक दिए थे। उन दोनों पति पत्नी का पहनावा इस बात की गवाही था कि वे बहुत अमीर घराने से संबंध रखते थे। मैंने और मेरे पति ने उन दोनों पति पत्नी से बहुत अच्छे से बात की थी और सौम्या हमारे लिए बहुत खास थी, इसलिए उसकी खुशी के लिए ये सब कुछ करना था। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो हम कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाते। बिहान के माँ बाप बहुत ही मोहब्बत वाले इंसान थे, बहुत ही प्यार से हम लोगों से मिले थे। अगर बिहान अपाहिज न होता तो शायद इस रिश्ते पर मुझे खुशी होती, लेकिन बिहान का अपाहिजपन मेरे दिल में किसी सुई की तरह चुभ रहा था। वो एक टांग से अपाहिज था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। पता नहीं सौम्या ने उसमें क्या देखा था। उसके लिए तो लड़कों की लाइन लगी हुई थी, किसी पर भी उंगली रख देती तो वो लड़का खुशी से उससे शादी के लिए राजी हो जाता। मेरी बेटी लाखों में एक थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक अपाहिज लड़के को अपने जीवन साथी के रूप में चुना था। बिहान के माता पिता ने कहा कि वो सौम्या की पढ़ाई शादी के बाद भी कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैंने और मेरे पति ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शादी का मुहूर्त 15 दिन के बाद था। हम दोनों पति पत्नी ने बुझे दिल के साथ सौम्या की शादी भी कर दी। पूरा खानदान हमारे खिलाफ हो गया था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे हम दोनों ने किसी को भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन शादी के बाद जो खबर मुझे मालूम हुई वो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल गई थी। ये बात सुनकर मुझे अपनी बेटी पर गर्व भी हुआ था, लेकिन उसके जज्बाती फैसले पर अफसोस भी हुआ था। मेरी सौम्या बहुत प्यारी थी और दुल्हन बनकर तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने शादी पर पहली बार बिहान को देखा था और उसे देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। वो बुरी तरह लंगड़ाते हुए स्टेज तक आया था। उसके हाथ में एक बैसाखी थी जिसके सहारे वो चल रहा था। हालांकि अच्छी पर्सनालिटी का मालिक था, खूब गोरा चिट्टा, डील डॉल भी अच्छा था। अगर अपनी टांग से सही होता तो शायद उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सौम्या और बिहान की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लगती, लेकिन बिहान की अपाहिज टांग ने इस रिश्ते पर एक पैबंद सा लगा दिया था। मेरी और विवेक की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। पहली बार हम अपनी बेटी को अपने आप से दूर भेज रहे थे। मेरे पति और मैंने बिहान के माँ बाप के आगे हाथ जोड़कर ये विनती की थी कि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, बस उसके साथ कोई जुल्म मत करना। हमारे पास एक हमारा यही कीमती फूल है। जबकि उन दोनों पति पत्नी ने हमें
इस बात का यकीन दिलाया था कि वो कभी भी सौम्या को कोई तकलीफ नहीं देंगे। जिस तरह से हमारे लिए बिहान है वैसे ही सौम्या होगी। जबकि उनका ये मान भरा शब्द मुझे शांति देने लगा था। अगले दिन जब सौम्या बिहान के साथ घर आई थी तो खुशी उसके चेहरे पर मौजूद थी। वो मुझे और विवेक को भी खुश कर गई थी। बिहान सौम्या को छोड़कर अपने घर चला गया था। बिहान के जाने के बाद ही विवेक भी अपने कमरे में जाना चाहते थे क्योंकि वो सौम्या से थोड़ा नाराज थे। लेकिन अचानक ही सौम्या ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठाते हुए कहने लगी, पापा आज मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ और बिहान से शादी करने की वजह भी बताना चाहती हूँ। विवेक वहाँ बैठना तो नहीं चाहते थे लेकिन बेटी की खुशी के लिए दिल को मार कर बैठ गए थे, जबकि मैं भी सौम्या के पास ही बैठ गई थी। सौम्या कहने लगी, पापा आप कहते थे ना कभी भी किसी का भी दिल मत दुखाना। हर व्यक्ति को भगवान जी ने बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं मानती हूँ कि बिहान के पाँव में समस्या है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। जब आप उसके साथ समय गुजारेंगे तो आपको इस बात का पता हो जाएगा कि बिहान कितना अच्छा है। पूरी दुनिया मेरी खूबसूरती के पीछे हर वक्त पागल रहती थी। कितने ही लड़कों ने मुझे प्रपोज किया था, मेरे कितने भी रिश्ते भी आए थे, ये आप दोनों भी जानते हैं। लेकिन मेरी उम्र के कारण आप दोनों इनकार कर देते थे। लेकिन उन सब में एक बिहान भी था जो मेरी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि मेरे दिल से, मेरे मन से प्यार करता था। बिहान ने एक ऐसी जगह पर मेरी मदद की थी जहाँ पर हर कोई साथ छोड़ देता है। बिहान के तो पैरों में भी समस्या थी लेकिन उसके बावजूद भी मेरी उसने उन लड़कों से सुरक्षा की थी। आप जानते हैं कुछ दिन पहले कॉलेज में एक नया ग्रुप आया है। वो लड़के मेरे साथ जुल्म करना चाहते थे। मौके से फ़ायदा उठाकर वो लड़के मुझे कॉलेज के पीछे ले गए थे। लेकिन उसी समय बिहान वहाँ गया था। उसके पैरों में मसला था, वो चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन पापा उसने उन सब का मुकाबला किया था और मेरी सुरक्षा की थी। जबकि उसने मुझे कहा था कि इस बात को घर बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपने घर बताओगी तो तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे और हो सकता है तुम्हें कॉलेज से भी हटा सकते हैं। उसकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी थी, इसीलिए मैंने आप दोनों को इस बात को शेयर नहीं किया था। धीरे धीरे मेरी और बिहान की दोस्ती होती चली गई थी और कुछ दिन बाद बिहान ने मुझे प्रपोज कर दिया था। मैं चाहती तो उससे इनकार कर सकती थी लेकिन आपकी बात मेरे दिल को लगी थी। आप कहते थे ना कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर कोई आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को कबूल कर लेना चाहिए। इसीलिए मैंने आप दोनों के सामने सबसे पहले यही बात रखी थी कि मैं एक अपाहिज लड़के से शादी करना चाहती हूँ और उसके बाद ही मैंने आप दोनों के सामने बिहान को इंट्रोड्यूस कराया था। जबकि मैं और मेरे पति अपनी बेटी को हक्का बक्का देख रहे थे, यानी उसने अपने लिए किसी गलत लड़के का चुनाव नहीं किया था। हम दोनों इस बात को मान चुके थे। जबकि विवेक ने भी सौम्या को सीने से लगाकर ढेरों ढेर दुआएं दी थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ बिहान का इलाज उसके माँ बाप ने बहुत अच्छी जगह करवाया था। पहले जो वो लंगड़ा कर चलता था अब उसके पैरों में रॉड डाल दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी टांग की हड्डी जो बचपन में खेलने की वजह से टूट गई थी अब काफ़ी बेहतर हो गई थी। जबकि मेरी बेटी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिहान के साथ गुजार रही थी। दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।